तो साथियों, आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अब खुश हो जाएं, डीजे लगा के डांस करने लगें। और डांस करते करते क्या करें? फॉर्म भर दें। किसका फॉर्म भर दें? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसने वैकेंसीज निकाली है जेई की, जूनियर इंजीनियर की, और डीएमएस की, और केमिस्ट्री वाला भी होता है, मेटलर्जिकल वाला, उसके लिए भी। ठीक है। तो अब ये डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसका नंबर है 04/2026। ये नंबर याद रखना। अलग अलग नोटिस, अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती हैं। इसका नंबर याद रखना। 04/2026 के तहत रेलवेज़ में वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि जूनियर इंजीनियर क्या काम करता है, डीएमएस क्या काम करता है, कौन सी अलग अलग प्रकार की ट्रेड होती है, कौन कौन सी अलग प्रकार की ब्रांच होती हैं, कि कैरिज एंड वैगन क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, जेई इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जेई वर्क्स क्या होता है, जेई पीवे क्या होता है, जेई टीआरडी क्या होता है, जेई टीआरएस क्या होता है, जेई ट्रिप सेट क्या होता है, डीएमएस क्या होता है, और हमें कौन कौन सी प्रेफरेंस भरनी है, आगे कौन सी, पीछे कौन सी, किस में कैसा काम होता है, किस में घर में पोस्टिंग मिल सकती है, किस में नहीं मिल सकती है, किस में नाइट ड्यूटी रहती है, किस में शिफ्ट जॉब रहती है, वो सब चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मन लगा के देखिए और समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हमको क्या प्रेफरेंस भरनी है। फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, उस हिसाब से देख लीजिए। ये मैं जो कर रहा हूँ, जो ये पीडीएफ चल रही है, ये 77 पेज की पीडीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने अपनी साइट पे अपलोड की है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज़ है, पेज नंबर 8 में है। एज लिमिट क्या है, किसको रिलैक्सेशन मिल सकता है कि नहीं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, फ़ीस कितनी है, कैसे आप फ़ीस पेमेंट करोगे, है ना, अगर रिफ़ंड होना है तो कितना होना है, कैसे होगा, रिजर्वेशन क्या सीन है, ईडब्ल्यूएस में कौन कौन सी कंडीशंस है, पीडब्ल्यूडी में कितनी वैकेंसीज़ है, और क्या क्या पीडब्ल्यूडी वाले लोग कौन कौन से जेई बन सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी नौकरी में है तो उसको एनओसी लेना है तो कैसे लेना है। अगर कोई बेचारा नहीं लिख पा रहा है तो उसको स्क्राइब की व्यवस्था मिल सकती है, जो उसकी जगह पे पेपर लिख सके। तो उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, अकाउंट कैसे बनाना है। इस फॉर्म में मेरे साथियों ये भी ध्यान रखना कि आप अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो अपलोड करोगे ही, साथ साथ में एक कैमरा ऑन करके भी अपनी एक फ़ोटो डालोगे, लाइव फ़ोटो भी कैप्चर होगी एप्लीकेशन करते वक्त, है ना। कुछ डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी हैं, ये डॉक्यूमेंट ध्यान रखना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यही डॉक्यूमेंट्स मैच कराए जाएंगे। इनको ध्यान से रखना है, ठीक है। और कहाँ कौन सी कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कहाँ ये पीयू वैकेंसी, जोन वाइज वैकेंसी, ओबीसी सर्टिफिकेट है तो किससे होना चाहिए, अगर स्क्राइब है तो क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाओ डेट्स के बारे में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर मैं तो भरने वाला था लेकिन मैं भर नहीं पाया, डेट मिस हो गई, अब मैं क्या करूं। कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये डेट है, ये समझ लो लक्ष्मण रेखा है, इसको पार किए तो कल्याण हो गया, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 14/8 से शुरू हो रहा है। आज मैं वीडियो 20 अगस्त को बना रहा हूँ, तो 6 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। कब तक भरा जा सकता है? 1 महीने का टाइम दिया है, तो 13 तारीख तक, अगले महीने की 13 तारीख तक भरा जा सकता है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और फीस एप्लीकेशन करने में 2 दिन और टाइम दिया है। अगर आपको मॉडिफाई करना है, कुछ फॉर्म गलत कर दिया है, तो हफ्ते भर की और वैकेंसीज है और समय दिया है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब पढ़ लेना। अब समझो पोस्ट का नाम क्या है, या तो जूनियर इंजीनियर होगा या डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट होगा। 7th पे कमीशन के हिसाब से कौन से लेवल की नौकरी है? लेवल 6 की नौकरी है। इनिशियल पे माने बेसिक पे कितना है? 35,400। इसका मतलब ये मत समझना दोस्तों कि आपको तनख्वाह सिर्फ 35,400 रुपये मिलेगी। आपकी जो सैलरी होती है उसमें बेसिक पे सिर्फ एक पार्ट होता है, और हमें और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे
बेसिक पे के साथ हमें डियरनेस अलाउंस मिलता है, मान लो वो आज 60% है, ठीक है। फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, आपको आपके क्वार्टर से, आपको घर से ऑफिस तक आने का पैसा मिलता है, ये मान लो 6,000 रुपये मिल जाएगा। प्लस आप घर अगर नहीं ले रहे हो तो आपको चारे मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिटी की, एक्स है कि जेड है कि वाई है, उसके हिसाब से आपको 10%, 20% या 30% इतना एच मिलता है ना। और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, तो कुल मिला के आपकी सैलरी जो बनेगी वो बन सकती है 70 से 90 हज़ार के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना ओवर टाइम मिलता है, कितना आप सरकारी घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, आपकी ड्यूटी कितनी है, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनने वाली है। और अभी 8th पे कमीशन जब आ जाएगा, अभी 7वें पे भर्ती हो रही है, 8th पे कमीशन आ जाएगा तो ये भी हो सकता है कि जो 35,400 है ये आपका बेसिक पे ही 80,000 हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मन में रखो और फिर बढ़ो और फिर समझ जाओ। फॉर्म भरने के लिए क्या ज़रूरी है कि भैया आपका डिप्लोमा तो हो ही जाए, 12वीं के बाद कुछ तो किया हो आपने, 10वीं के बाद कुछ तो किया हो, ये सारी चीज़ें हैं। मेडिकल फिटनेस ध्यान से रखना, अलग अलग प्रकार की A1, B1, C1 अलग अलग प्रकार की वो होती हैं, क्या होती हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसके हिसाब से आपका मेडिकल होता है, वैसे आपको जॉब मिलती है। हाँ, अब अगर आपने फॉर्म गलत कर दिया, अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया तो आपको 250 रुपये भरना पड़ेगा अपने अकाउंट को, अपने फॉर्म को सुधारने के लिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो हाँ भैया नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सही जवाब पे 1 नंबर मिलेंगे और गलत जवाब पे 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्या क्या नहीं ले जाना है आपको पता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जाना है, पेन ऑन भी नहीं ले जाना है, कि आप पेन भी नहीं ले जाना है, पेन वो लोग देंगे लेकिन अपना पेन लेके जाना, मान लो नहीं देंगे, उनका पेन नहीं चलेगा तो अपना पेन यूज़ कर लेना, वैसे वो लोग पेन देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक नहीं है। अब समझो, कोई भी आदमी अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या PSU में या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने नौकरी से निकाल दिया है और बोल दिया है कि तुमको डिसमिस कर दिया गया है, डिबार कर दिया है, तो वो अप्लाई ना करे, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो सिलेक्शन भी हो गया तो जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो तब उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अपना ये जो एप्लीकेशन नंबर है उसको ध्यान रखना अप्लाई करने के बाद, बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, पोस्टिंग जो है आपकी पूरे देश भर में कहीं भी हो सकती है, जहाँ आप भरोगे वहाँ आपको मिल जाएगा, फिर आपका ट्रांसफ़र इतना आसानी से नहीं होता है। तो इसलिए यही बोल रहा है कि भैया 5-10 साल लग जाएंगे आपको ट्रांसफ़र करने में। आप अगर 25 साल के होगे तो 35 साल की नौकरी करोगे आप 60 साल तक, तो आपको 35 साल तक, मैंने अभी 25 के हो तो जब तक 35 के नहीं हो जाओगे तब तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको अपना जोन भरना है, ये नहीं कि मैं सर अंडमान निकोबार से भर देता हूँ, मैं मान लो यूपी का हूँ और मैं चेन्नई से भर देता हूँ, मैं जम्मू का हूँ और मैं सिलीगुड़ी से भर देता हूँ, जब नौकरी लग जाएगी तो ट्रांसफ़र करा लूँगा। नहीं भैया, इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होता है। हज़ारों लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं सर ट्रांसफ़र में मदद करवा दीजिए, नहीं होता है, पॉलिसी ही नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से भरो। अब समझो क्या है, जो भी लोग SC ST कम्युनिटी को वो करते हैं, है ना, तो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को स्लीपर क्लास के पास मिलेंगे परीक्षा देने के लिए, है ना। लेकिन जब आप ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो अपना SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट दिखा दोगे तब मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ध्यान रख लेना, सारा एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समय रहते ही भर देना। अब जो मैंने बोला मेडिकल का अलग अलग होता है सिस्टम, बहुत ध्यान से रखना। आप मेडिकल जो है इनके क्राइटेरिया 3 प्रकार के हैं, एक है A3, एक है B1, एक है C1। C1 क्या है, C1 माने सबसे फर्जी वाला। कौन सा वाला, फर्जी वाला। इसमें तुम्हारे चश्मा लगता हो, कितनी भी आँख ख़राब हो, लेकिन माने चश्मा लगता हो, पढ़ ओढ़ लेते हो, कलर ब्लाइंड हो तब भी चल जाएगा। तो ऐसी कुछ पोस्ट हैं, जैसे DMS वाली पोस्ट है, इसमें तुम्हारा हो जाएगा। B1 में 6/9, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास चल जाता है,
नियर विज़न के बारे में है। फिर A3 सबसे टफ होता है। तुम्हारी जो पावर है वो 2 डायोप्टर ±2 से ज़्यादा आपका पावर नहीं होना चाहिए। B1 में ±4 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। और C1 में बस कैसे भी दिख भी रहा हो, नहीं भी दिख रहा हो तब भी हो जाएगा, है ना। जैसे मेरी आंखों का पावर था, एक का -4.0 था, एक का -5.5 था, तो मैं सब के लिए एलिजिबल था। लेकिन मुझे किस में पास करेंगे? C1 में पास करेंगे, समझ गए। तो इनका मेडिकल होता है, इनके रेलवे वाले होते हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ मेडिकल होता है, तगड़े तरीके से होता है, ठीक है। अब कोई आदमी बोले कि सर मेरे आंखों का पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं क्या लेज़िक करवा सकता हूँ? तो बोल रहे हैं कि हाँ, इन्होंने कंडीशन दे दी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होने वाले हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर आप लेज़िक करवा दोगे तो आप B1 में एलिजिबल हो जाओगे, B1 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना कि आपको ऑपरेशन करवाने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ये नहीं कि तुम आज ऑपरेशन करवाओ और साल भर के अंदर तुम्हारा वो हो रहा है, मेडिकल हो रहा है। ये बोल रहा है कि कम से कम जिस दिन तुम्हारा मेडिकल हो उस दिन से कम 1 साल पहले आपका ऑपरेशन हुआ हो, और जहाँ से आप ऑपरेशन करवाओगे उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। और एक बार ऑपरेशन हो गया लेज़िक, तो उसके बाद जो थिकनेस है कॉर्निया की वो 425 माइक्रोन से कम ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, कुछ भी कराने के पहले एक बार पूछ लेना अच्छे से, हैं। वैसे चीज़ें पता नहीं चलती हैं वो अलग बात है, लेकिन गलती खुद से नहीं करना है, पूछ लेना है। आप समझो जैसे जनरल के लिए 18 से 33 साल की एज है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 33। तो कम अगर कोई भी बंदा 2009 के बाद में पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई भी बंदा 1994 2 जनवरी 1994 के पहले पैदा हुआ है तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो 1991 से पहले वाला नहीं है। तो 3 + 2 SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है कि 1989 से पुराने वाला एलिजिबल नहीं है। ये देखो 5 साल SC/ST, OBC को 3 साल। एक सर्विसमैन है, उनको 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज। माने कुल मिला के आप कितने भी साल के हो, अगर BRS लेके आ गए हो आप भर सकते हो, नहीं भर सकते हो तो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा आपका, है ना। मान लो कोई ग्रुप C/D में है और वो चाह रहा है कि उसको भरना है, तो भैया वो 40 साल तक, 43 साल तक, 45 साल तक भर सकता है। UPSC अनरिजर्व OBC और SC/ST के हिसाब से रिस्पेक्टिवली। फीमेल कोई कैंडिडेट है जो या तो विडो है या डाइवोर्स है, ये जुडिशली सेपरेटेड है बट नॉट रीमैरिड है, विडोड है, डाइवोर्स है, जुडिशली सेपरेटेड है फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, तो 35 साल तक भर सकती है। कब तक भर सकती है? 35 ईयर तक भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर्म का पैसा समझ लो। फॉर्म है 500 रुपये का। कितने का है? 500 रुपये का। लेकिन अगर आप पेपर देने जाते हो तो 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। 400 रुपये नहीं आते हैं, 380 रुपये आते हैं, क्योंकि 20 रुपये ना बैंक वाला पैसा कुछ काट लेता है। लेकिन ध्यान रखना यार, 500 रुपये लग तो रहा है लेकिन 380 रुपये वापस आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी लोग ध्यान दें, जो OBC, ये जो SC/ST हैं, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इन सब लोगों को क्या करना है? 250 रुपये का फॉर्म भरना है ना। और पेपर देने जाओगे तो 250 रुपये वापस हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि 20 रुपये कट जाता है, ठीक। ये ध्यान रखना। कैसे भर सकते हो? या तो ऑनलाइन भर सकते हो झमाझम, कैसे? इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, UPI से, सब कर सकते हो। ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हो। तुमको बैंक में जाके चालान उलान वाला सिस्टम नहीं करना है, ठीक है। अपना अपना सर्टिफिकेट अलग अलग जो हो वो ध्यान रख लेना। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है, जिनके फैमिली इनकम 50,000 से कम है,
वो उनको फीस कम देनी है पैरा 7 के हिसाब से, लेकिन वो किससे करेंगे? वो तो डीएम या फिर रेवेन्यू अधिकारी या फिर तहसीलदार वो वेरीफाई करेगा कि भैया इनका कम है, या फिर सांसद जी से करवा लो, या सांसद जी राज्यसभा वाले से करवा लो, है ना, या फिर कोई मंत्री जी को पकड़ लो यूनियन मिनिस्ट्री से, वो बोल दे कि भैया इनकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सही है, या तो बीपीएल आपका कार्ड हो, या फिर कुछ भी ऐसा, ये सब चीज़ें इशू हो। रिफ़ंड होगा आपके ओरिजिनल बैंक अकाउंट में होगा जिससे आपने पेमेंट किया था। तो क्रेडिट कार्ड से मत करना, प्रयास करना अपने बैंक की यूपीआई से कर दो, ताकि जब पैसा आए तो आपको इधर उधर लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जो क्रीमी लेयर में हैं, वो लोग ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अलाउड नहीं है। सर्टिफिकेट कितना पुराना होगा ये सब चीज़ें अपने से पढ़ लेना। अब ईडब्ल्यूएस वाले सुन लो। ईडब्ल्यूएस वाले वो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस हैं जिनका 8 लाख से कम इनकम है पूरी परिवार की, हुज फैमिली ग्रॉस इनकम। उसमें सैलरी भी आएगी, एग्रीकल्चर आएगा, बिजनेस आएगा, प्रोफेशन आएगा, ये सब भी आएगा। अब समझो 2026 का फॉर्म है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 लगेगा, है ना। तो आप सर्टिफिकेट उसी हिसाब से बनवाना, क्योंकि साल भर से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस में अलाउड नहीं होता है। ओबीसी वाला 3 साल चल जाएगा, लेकिन ये हर साल चाहिए होता है। ईडब्ल्यूएस किसका नहीं बन सकता? जिसको 5 एकड़ से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन हो, जिसका घर 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो, या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा हो, या 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये लोग अपना फर्जी सर्टिफिकेट ना बनवा लें। कौन बनाएगा सर्टिफिकेट? या तो डीएम बनाएगा, एडीएम बनाएगा, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर, ये लोग बनाएगा। जो इनका नाम लिखा है ना, यही लोग बनाएंगे। तहसीलदार बना सकता है, सब डिविजनल ऑफिसर बना सकता है। तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ना पढ़ो। अब समझो एक्स सर्विसमैन, ये लोग जो भी वीडियो देख रहे हो सब भर सकते हैं, सबको मिल सकता है ना। ध्यान देना, कुछ कंडीशन आराम से पढ़ लो, फॉर्म भर दो। अगर फॉर्म भरा जा रहा है माने आप भर सकते हो। अब कुछ बीमारी के बारे में दिया है वो सब पढ़ लेना। कुछ भी बीमारी है भैया, आपको डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाली पोस्ट तो मिल भी सकती है। एसिड अटैक विक्टिम है वो लोग भी भर सकते हैं। जिनको नहीं दिखाई दे रहा, ब्लाइंडनेस है वो भी, लो विज़न है वो भी, जिनका पावर बहुत ज़्यादा है वो भी भर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में। अब कोई बंदा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या दुनिया में कहीं पे भी काम कर रहा हो, तो उन लोगों को फॉर्म भरने के पहले बता दो, है ना। पहले फॉर्म भरने के बता दो, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी, किसने हमको बता के फॉर्म भरा था, है ना। मतलब हम रिलीव कर देंगे। तो ये समझा दो। अगर किसी ने आपको मना कर दिया है तो आपका एप्लीकेशन विल बी लाइबल टू रिजेक्टेड या कैंसिल। होता नहीं है लेकिन हो सकता है। एग्ज़ाम कैसे होगा? एग्ज़ाम होगा पहले फर्स्ट CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, फिर दूसरा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन जनरल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले ही दिन तुमको मेडिकल के लिए भेज देते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना तो तैयार रहना मेडिकल में जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा और उसमें 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन, माने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय रहेगा। उसमें क्या रहेगा? उसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। मैथ में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फिगर, LCF, SCF ये सब पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस ये सब, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, वर्ड, स्पोर्ट, जनरल साइंस ये सब पूछा जाएगा। जनरल साइंस में क्या रहेगा? लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो 30 मिनट, वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के। तो मैथ 30 नंबर की आएगी,
जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, जनरल साइंस 30 नंबर का और 100 टोटल। तो कोई आदमी बोल दे कि मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कमज़ोर है, मैं क्या करूं? मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? अगर आपके मन में ऐसी सब चीज़ें आएंगी तो समझ लेना ये 15 नंबर का ही आ रहा है। तो आप चाहोगे तो टेक्निकल कर करके, ये मैथ, एप्टी, रीजनिंग, ये सब करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब एक सीट पे 15 लोगों को बुलाएंगे, तो CBT 2 में होने वाला है बढ़िया एग्ज़ाम। टोटल रहेगा उसमें 120 मिनट, 2 घंटे, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे और समय रहेगा 2 घंटे। 1 मिनट से भी कम समय फिर से आपके पास। उसमें क्या आने वाला है? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कल्चरल, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सब। फिज़िक्स, केमिस्ट्री रहेगी, कंप्यूटर और एप्लीकेशन रहेगा, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम, ये सब फालतू चीज़ें यार। HTML का फुल फॉर्म पूछता था पहले तो, अब पता नहीं क्या पूछता है। इन्वायरमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब आराम से पढ़ लोगे। एसिड रेन, फेसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, डॉप्सन यूनिट, ये ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं, सब कर लोगे, ठीक है। तो टेक्निकल एबिलिटीज़ में यार थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेता है। मैकेनिकल वालों से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वालों से इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आते हैं, आसानी से सॉल्व कर लोगे। बस इसमें मेन अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का खेल रहता है। जिसका अटेम्प्ट अच्छा है, एक्यूरेसी सही है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, इसमें भी 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग है ना। वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा CBT 2 के टाइम पे, CBT 1 के टाइम पे कैलकुलेटर नहीं रहेगा। कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं? मैकेनिकल वाले, या तो जिन्होंने मैकेनिकल किया हो, प्रोडक्शन किया हो, ऑटोमोबाइल किया हो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग किया हो, मैकेट्रॉनिक्स किया हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किया हो, मशीन, ये सब किया हो। इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये सब लोग भर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, IT वाले, ये लोग आसानी से भर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले, सिविल BSc वाले, वो सब भर सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा, आराम से हो जाता है यार, परेशान ना हो, खुश रहो। जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उतने ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो 4-10 लोग वेटिंग में रहते हैं, वेटिंग क्लियर होते होते, जब तक अगला एग्ज़ाम नहीं होता तब तक वेटिंग क्लियर होती रहती है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि तुम्हारी होगी। इसीलिए प्रयास करो, जो वीडियो देख रहे हो सब लोग प्रयास करो कि तुरंत सिलेक्शन हो जाए, वेटिंग वोटिंग का चक्कर ही ना रहे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक नहीं है। लाइव फ़ोटो होती है, ध्यान रख लेना। तुमको रिक्वायर्ड नहीं होगा कोई प्री एग्जिस्टिंग फ़ोटो डालने का, है ना। लाइव फ़ोटो ही लगेगी। और इसी तरह की फ़ोटो वहाँ पे भी जब पेपर देने जाओगे ना तब खींचा जाएगा। ड्रेस हो, ध्यान रख लेना, बहुत सफ़ेद कपड़ा ना हो, डार्क कलर में कपड़ा हो ताकि चेहरा तुम्हारा दिखे। बैकग्राउंड वाइट हो या लाइट हो। टोपी नहीं लगाना, चश्मा नहीं लगाना, पढ़ लेना, बढ़िया फ़ोटो खींचना, ठीक है। सिग्नेचर जो है JPG फॉर्मेट में रहे, ये पढ़ लेना। SC/ST वाले अपना सर्टिफिकेट सही से अपलोड कर देना। सिग्नेचर जो है काले पेन से करना है आप लोगों को। फ़ोटो इससे होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर पेंट में जाके एडिट कर लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना अभी तक। फ्री ट्रैवल किसको मिलेगा? SC/ST वालों को फ्री ट्रैवल मिलेगा। आराम से स्लीपर में बैठ के मुस्कुराते हुए जाओ, परीक्षा देके आ जाओ। रेलवे के कई जोन हैं, ध्यान रखना बहुत ध्यान से। आप समझो ये मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बता रहा है कि अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है तो वो B2 चल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट में हो तो C1 चल जाएगा, वर्कशॉप में हो तो C1 चल जाएगा। लेकिन अगर EMO में हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूनिट में, तो सबसे तगड़ा वाला तुमको क्या चाहिए? मेडिकल क्राइटेरिया चाहिए। ब्रिज में हो तो A3 है, लेकिन अगर जूनियर इंजीनियर सिविल हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आपका B1 में चल जाएगा। डिज़ाइन ड्राइंग में C1 में चल जाएगा। आगे समझ में? ट्रैक मशीन में हो तो सबसे तगड़ा वाला तुमको चाहिए क्या? मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से रखो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ो। अब ये क्या है? अब यार एक वैकेंसी टेबल दे दी है, वैकेंसी की टेबल दे दी है। वो तो वैकेंसी सब अपने हिसाब से भर के देख लेना। मैं तुमको थोड़ा सा काम बता दूँ ना, काम बता दूँ कि काम क्या क्या होता है, उस हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस भरो।
अगर आप चाहोगे कि मैं प्रेफरेंस के ऊपर एक बढ़िया से लेक्चर और बना दूँ तो वो भी बना दूँगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बता देना। अब जूनियर इंजीनियर ईएमओ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूनिट क्या होता है। जो मेमू ट्रेन सुने होगे, मेमू जो 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में चलती है ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन टाइप की होती है जो बिजली से चलती है, वैसी ट्रेन्स का एक अलग सा कारखाना होता है जहाँ पे उनका मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग होता है। तो इलेक्ट्रिकल वाले वहाँ पोस्टेड होते हैं। इसमें अच्छा वाला चाहिए होता है क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक। फिर जूनियर इंजीनियर जनरल सर्विस वालों को क्या होता है, जनरली ये इलेक्ट्रिकल स्टोर में पोस्टेड रहते हैं। इनको रेगुलर काम होता है। जैसे अगर कोई वर्क्स वाला होगा जो IOW इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स होगा ना, उसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रिकल वाले जूनियर इंजीनियर्स रहेंगे, तो वो काम करते हैं। फिर ट्रैक्शन में TRD में ट्रैक्शन डिवीज़न में ये लोग देखते हैं जो पेंटोग्राफ होते हैं ना, ये जैसे मेरा लोको है, लोके के ऊपर ऐसा पेंटोग्राफ लगा रहता है जो बिजली लेके फिर वो वीडियो वो बनाता है। तो क्या होता है, ये TRD में होता है। इसमें भी रात वाली भी ड्यूटी हो जाती है। डिज़ाइन ड्राइंग और एस्टिमेशन ये ऑफिस जॉब है। आपको ऑफिस में बैठना है मुस्कुरा के। आँख ख़राब है कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल क्राइटेरिया C3 है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको डिज़ाइन ड्राइंग और एस्टिमेट बनाना है, कुछ काम नहीं है, आराम से बैठे रहो इसमें। पीवे जूनियर इंजीनियर पीवे ये सबसे दुखदाई पोस्ट है। तुमको ट्रैक में जाना पड़ेगा, ट्रैक में चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तुम्हारे साथ रहेंगे स्टाफ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। स्टाफ तुम्हारे पास खूब रहेगा, लेकिन काम सबसे हेक्टिक वाला यही है, सबसे दुखदाई कष्टदायी काम यही है। आप मज़ा नहीं मार पाओगे, सरकारी नौकरी का सुख जो आप सोच रहे हो वो नहीं दे पाओगे। जिम्मेदारी भरा काम है। तो जो भी लोग पीवे भर रहे हैं वो ध्यान से भरें। पीवे का काम ट्रैक मेंटेन करना है, परमानेंट वे को करना है। वर्क्स वाले क्या करते हैं, वर्क्स वाले जो क्वार्टर्स होते हैं ना, उनका मेंटेनेंस करते हैं, रोड बनवाते हैं जो कॉलोनीज़ के अंदर होती हैं, ऑफिस के आसपास वाली, तो उनका काम चिल रहता है। कैरिज एंड वैगन वाले क्या करते हैं, मैकेनिकल वाले, ऐसा समझो कि जो आपके पास मान लो ट्रेन आई तो इंजन जो है उससे ट्रेन से अलग होगा, कपल होगा, डीकपल्ड होगा, वो आप देखोगे। ट्रेन में क्लीनिंग एंड वाटरिंग हुई है कि नहीं आपके रेलवे स्टेशन में, वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। प्लस कुछ भी छोटा मोटा मेंटेनेंस है जो आपको कर सकते हैं, वर्कशॉप में नहीं जाना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। फिर एक जेई मैकेनिकल वर्कशॉप वाला होता है। क्या होता है, जितने भी कैरेज एंड वैगन होते हैं, जितने भी लोकोस होते हैं, चाहे डीजल लोको हो चाहे इलेक्ट्रिकल लोको हो, तो वर्कशॉप में बनने जाते हैं। तो जब वो बनने जाते हैं तो उनको सुधारने की जिम्मेदारी, देखने की जिम्मेदारी, ये सब वर्कशॉप वाले की होती है। एक उनका शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। तो वर्कशॉप में जाते हैं कोचेस वैगन, तो उनका जिम्मेदारी होती है क्या, जेई मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर। फिर जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ये बहुत अच्छी जॉब है लेकिन इम्पॉर्टेंट जॉब है। आजकल सारे जो कम्युनिकेशन हो रहा है ट्रेन में वो सब सिग्नल उग्नल से ही हो रहा है ना, तो इसलिए उनको अच्छी खासी इम्पोर्टेंस होती है और काम भी रहता है इनको, ऑलवेज ऑन टोज वाली बात होती है। कुछ लोग सही हैं जिनकी फील्ड में पोस्टिंग ना हुई, ऑफिस में पोस्टिंग होगी तो उनको चिल रहता है। फिर आ जाओ अगली एक पोस्ट है, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इनको बोलते हैं स्टोर्स डिपो। ये सबसे खुश रहने वाली जॉब है, इनको मज़ा रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहती। अगर ये डिवीज़न में पोस्टेड है, मतलब DRM ऑफिस या जनरल मैनेजर GM ऑफिस में, तो इनको सैटरडे संडे में छुट्टी रहती है। बस आपको क्या करना है, टेंडर बनाना है, टेंडर फ्लोट करना है, स्क्रूटनी करनी है, अवार्ड करना है। अगर कोई वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वार्ड में क्या सामान है उसको इशू करना है, ख़रीदा है तो उसको अच्छे से रखवाना है। अगर आप स्क्रैप में हो तो जो भी चीज़ें बिकनी वाली होंगी तो वो आप बेचोगे, सरकार के पैसे उसके अकाउंट में पैसा तुम दे दोगे। ठीक है। TRS सेट ट्रैक्शन सेट भी होता है। सेट में क्या होता है, आप जैसे वर्कशॉप होता है ना जेई मैकेनिकल का, वैसे आपका सेट होता है। तो TRS सेट में हो तो TRS सेट में इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव आएंगे, उनका आराम से मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग करवा लेना। ठीक है। डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन आपको बता दिया है, कैरिज एंड वैगन बता दिया। डीजल इलेक्ट्रिकल क्या होता है,
जूनियर इंजीनियर डीजल, इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैकेनिकल। पहले क्या होता था, डीजल इंजन खूब चलते थे, तो डीजल इंजन में कुछ भी दिक्कत हो, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए लोको सेट होता है, वैसे ही डीजल इंजन के लिए लोको सेट होता था। तो वहाँ पे जो ये इंजीनियर्स हैं, इन लोगों की खूब ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब डीजल इंजन कम हो गए हैं या ना के बराबर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए हैं, तो आप लोगों का काम कम हो गया है, बस उल्टा सीधा काम है। जूनियर इंजीनियर मिल राइट समझ लो क्या होता है। जो चक्के होते हैं ना, लोहे के होते हैं, लोको के और ट्रेन के, तो जब इनका ब्रेक लगता है तो ये घिसटने लगते हैं, तो इनकी जो सर्कुलर सिटी है वो कम हो जाती है। तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ मिल मशीन से, लेथ मशीन से उनकी सर्कुलर सिटी को वापस करते हैं। तो वो जो काम जहाँ पे होता है उसको मिल राइट बोलते हैं। तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड एक मिल राइट जूनियर इंजीनियर होता है। तो ये सारी पोस्टें होती हैं, आराम से इन सब के बारे में पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सर मुझे इतने में जानकारी नहीं मिली है, मुझको और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको बताता हूँ, है ना। और कमेंट सेक्शन में नहीं कमेंट कर पा रहे हो तो आप समझ लो हम लोग कौन है भैया। हमारी जिस तत्वाधान में आप, जिस कोचिंग के तत्वाधान में आप पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग का नाम है टेक एज एकेडमी। क्या नाम है? टेक एज एकेडमी। वहाँ तोप लोग पढ़ा रहे हैं। कैसे लोग पढ़ा रहे हैं? तोप। ऑल इंडिया रैंक 45 2023 में, 25 में 8वीं जिनकी रैंक आई। ऑल इंडिया किसमें? IES परीक्षा में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। एक IES 2023 के 10वीं रैंक वाले हैं, वो पढ़ा रहे हैं। बार के साइंटिस्ट वो पढ़ा रहे हैं। गुजरात PSC में जो टॉपर लोग हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं। PSU में पढ़ने वाले टॉपर्स पढ़ा रहे हैं। ये सब लोग मॉक इंटरव्यू भी ले रहे हैं ज़माने का, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। अब आपको मान लो बात करनी है हमको, या हमसे ये पूछना है कि सर कैसे करें तैयारी, क्या करें, तो भैया ये व्हाट्सएप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस पर मैसेज करो, मिस कॉल करो, मैसेज ड्रॉप करो, जो भी है हम आपसे संपर्क करेंगे। जो भी दुख कष्ट परेशानी चिंता हो हमको बताओ, रिजॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी डाउट हो तो बताओ फिर। और फॉर्म जल्दी जल्दी भर दो। लेट होने से क्या होता है, एक तो यार आपको मनपसंद सेंटर नहीं मिलता है, दूर का सेंटर मिल जाता है, परेशान अलग से हो जाओगे। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।